तो खबर यह है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ऑपरेशन ऑक्टोपस के जरिए भारत को घेरने की प्लानिंग कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे आतंकी संगठन बनाए जाने की प्लानिंग चल रही है। इसके लिए पूरा ऑपरेशन ऑक्टोपस तैयार है। ऑक्टोपस जानते हैं ना आप क्या होता है? कि ये सिर होता है ऑक्टोपस का, और जो भुजाएं हैं या हाथ या पैर कुछ भी कह लीजिए, वो ऐसे ऐसे फैले रहते हैं। तो अपने इसी आतंक को, अपने इस आतंक के लश्कर को ऐसे ही फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए हमने इसे ऑपरेशन ऑक्टोपस नाम दिया है। पहले रिपोर्ट आप देखिए, फिर आपको जनता का मूड क्या है वो मैं दिखाऊंगा। इसके बाद मेहमानों से बांग्लादेश के आतंकी मंसूबों को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की हिंसा की खबरें आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन आज हम आपको बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की नई साजिश ऑपरेशन ऑक्टोपस के बारे में बताएंगे, जिसे जानकर आप सन्न रह जाएंगे। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद यूनुस एक बड़ा आतंकी संगठन खड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस संगठन को नाम दिया गया है IRA, यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी आर्मी। जैसे ईरान में IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हैं, ठीक उसी मॉडल पर मोहम्मद यूनुस IRA यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी आर्मी तैयार करना चाहते हैं। खास बात यह है कि इनको हिजबुल्लाह और हुती आतंकियों की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि IRA की बागडोर उन महफूज आलम जैसे छात्र नेताओं के हाथों में होगी जिन्होंने शेख हसीना के तख्ता पलट की साजिश रची थी। दावा है कि इस संगठन को खड़ा करने के लिए 100 करोड़ टके की फंडिंग भी जारी कर दी गई है। बांग्लादेश में इस पूरे प्लान को यूनुस का ऑपरेशन ऑक्टोपस कहा जा रहा है। आपको पता है कि ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने लेबनान में हिजबुल्लाह को खड़ा किया, IRGC ने गाजा में हमास को खड़ा किया, IRGC ने यमन में हूती आतंकियों को हथियारबंद किया, IRGC ने सीरिया में फतेह बियोन और जैन बियोन ब्रिगेड को खड़ा किया, IRGC ने ही इराक में कतैब हिजबुल्लाह को पावरफुल बनाया। इन गुटों के नाम और देश भले ही अलग अलग थे, लेकिन टारगेट एक ही था, ईरान का दुश्मन इजराइल। अब ईरानी IRGC के इसी मॉडल को मोहम्मद यूनुस अपनाना चाहते हैं, यानी आतंकवादियों का एक ऐसा नेटवर्क तैयार करना चाहते हैं जो बांग्लादेश और उसके साथी देशों के मकसद को पूरा करे। पाकिस्तान में पहले से ही लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी गुट सक्रिय हैं, लिहाजा अब बांग्लादेश में भी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी आर्मी को यूनुस खड़ा करना चाहते हैं। इंडिया न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आतंकियों की भर्ती के लिए जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जो इस वक्त बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं। बताया गया कि आतंकियों की भर्ती के लिए सबसे पहले मदरसों से कम उम्र के नौजवानों को लाया जाएगा, फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़े नौजवानों को आतंकी गुट में भर्ती किया जाएगा। इन सभी का मिशन होगा भारत में आतंक फैलाना। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बांग्लादेश से आजकल इसी तरह की खबरें निकलकर आ रही हैं कि वहाँ पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। और कल तो बड़ी हैरान कर देने वाली एक खबर आई थी, बड़ी कहते हैं ना कि बड़ी बेशर्मी वाली बांग्लादेश की खबर आई थी कि एक हिंदू महिला के साथ गैंगरेप किया वहाँ के जमातियों ने। वो जमाती जो कि इस वक्त यूनुस को सलाह दे रहे हैं, यूनुस की आंखों के तारे बने हुए। बांग्लादेश के हालात पर हम रोज़ सर्वे कर रहे हैं, और एक और सर्वे आज हमने बांग्लादेश पर किया है, क्योंकि इस तरह की जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं बांग्लादेश में चल रही हैं। इस सर्वे का पहला सवाल था कि मोहम्मद यूनुस 100 करोड़ की फंडिंग से जिहादी आर्मी तैयार कर रहे हैं, इस आतंकी गुट का टारगेट क्या है? 16% लोगों ने कहा कि भारत से जंग, 21% लोगों ने कहा बांग्लादेश के हिंदुओं पर हमले करवाएंगे मोहम्मद यूनुस इस अपने नए लश्कर, इस नए ऑक्टोपस के जरिए, और 57% लोगों ने कहा कि भारत में आतंकी हमले की प्लानिंग यूनुस रच रहे हैं और इसीलिए आतंकियों का ये लश्कर, ये ऑक्टोपस तैयार कर रहे हैं। 6% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय नहीं दी। इस सर्वे का जो अगला सवाल था वो ये था कि इन जिहादी गुटों के जरिए यूनुस की मंशा भारत के अलग अलग हिस्सों को टारगेट करने की है क्या? 87% लोगों ने कहा हाँ, 10% लोगों ने ना में जवाब दिया और 3% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की।
जो तीसरा सवाल था हमारा आज का सर्वे का वो ये था कि यूनुस के ये जिहादी आतंकी क्या एक दिन बांग्लादेश के लिए ही नासूर बन जाएंगे, भस्मासुर बन जाएंगे। 69% 69% लोगों ने कहा कि हाँ, जैसा हाल पाकिस्तान का हुआ है ना, आतंक को खाद पानी दिया, पाला पोसा, आज वो पाकिस्तान के लिए नासूर बन गया है, ऐसे ही भस्मासुर आतंक एक दिन बांग्लादेश के लिए बनेगा। 31% लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। और अब इस सर्वे के जो नतीजे आए हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा। मेरे साथ मनन द्विवेदी जी, विदेश मामलों के जानकार हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड जी द्विवेदी साहब, रक्षा विशेषज्ञ, वो भी इस वक्त साथ में हैं, और युवराज पोखरना जो कि कॉलमिस्ट हैं, वो भी साथ में। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जनरल द्विवेदी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाह रहा हूं। अगस्त से इस तरह के जो अस्थिरता है बांग्लादेश में वो शुरू हुई। अस्थिरता मैं इसलिए अभी इस्तेमाल शब्द कर रहा हूं क्योंकि उस वक्त कुछ चीजें अस्थिर लग रही थी, हमको नहीं पता था कि ये आतंक तक पहुंच जाएंगी। लेकिन अब बांग्लादेश से कोई भी खबर निकलती है, कुछ भी बात निकलकर सामने आती है, कोई भी इंटेलिजेंस इनपुट आता है, उसका रास्ता घूम फिर कर कहीं ना कहीं आतंक की तरफ जाता है। ये नया ऑपरेशन ऑक्टोपस भी सीधा वहीं ले जा रहा है कि आतंक की एक नया लश्कर यूनुस तैयार कर रहे हैं, और मंशा क्या है सब जानते हैं। देखिए, सबसे पहले जो बांग्लादेश में अभी हालात बने हुए हैं जी, उसको समझना जरूरी है। और मैं बांग्लादेश को बहुत बारीकी से देखता हूं क्योंकि मैं सन 71 की लड़ाई में जी, मैं उसमें एक सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर मैंने हिस्सा लिया। जी, और बांग्लादेश की जो आज़ादी है उसमें मेरा भी थोड़ा सा योगदान रहा है। देखो, जब 5 अगस्त के बाद जो हालात बने हैं बांग्लादेश में, जी, उसमें 3-4 चीजें बहुत ही अहम हुई हैं। सबसे पहले जो आतंकी गुट हैं, जहाँ जो गुट है जो जिसको हम बोलते हैं रेडिकल्स हैं, और वो जो जमायती के लोग हैं जो कि 71 की लड़ाई में जिन्होंने पाकिस्तान का योगदान दिया, इनको बिहारी मुस्लिम भी बोलते थे, रजाकार भी बोलते थे। अभी उन लोगों को जो है सबसे ज्यादा अहमियत मिल रही। दूसरी बात है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो अभी संबंध बन रहे हैं, जो अपने आप को एक भाईचारे में बदल दे रहे हैं। यूनुस साहब जो हैं वो मिले थे, जब D8 की कॉन्फ्रेंस हुई है, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं। तो ये जो नजदीकियां आ रही हैं, तो ये लगता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर चल रहा है। और पाकिस्तान की राह क्या है? वो आतंकियों का अड्डा है, वो आतंकियों का गढ़ है, और पाकिस्तान की जो राजनीति है वो आतंकियों पर चलती है और फौज उसको चलाती है। तो यही जो मॉडल है, यही मॉडल बांग्लादेश की चीफ है जो वाकर ज़मान, वो भी यही मॉडल को अपना रहे हैं, क्योंकि उनको पाकिस्तान के मॉडल से काफी उनको एक भरोसा है। तीसरी बात यह है कि बांग्लादेश में अभी सेकुलरिज्म तकरीबन खत्म हो रहा है, और हिंदुओं का जिस तरह अत्याचार हुआ है उससे साफ जाहिर है कि बांग्लादेश एक इस्लामिक नेशन की तरफ बढ़ रहा है। अभी इसमें दो बातें बहुत अहम है जो भारत के लिए। देखिए, हमारा नॉर्थ ईस्ट है, बड़ी सेंसिटिव एरिया है। उधर नॉर्थ में चाइना है, जो डोकलाम इलाका, मैं उसमें सर्विस की है और चाइना में डिफेंस टेक भी रह चुका हूँ। तो जो चाइना की मंशा है वो भारत विरोधी है, जो पाकिस्तान की मंशा है भारत विरोधी है। तो बांग्लादेश में अभी ये तीसरा जो अंक आ गया है या तीसरा एंगल आ गया है, तो इसको हम ट्राइलेटरल बोलते हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना के ट्राइलेटरल बन रहा है। और जो आपने ये आतंकियों का बताया, ये बिल्कुल उनकी जो नीति है, उनकी जो बांग्लादेश की नीति अभी जो है वो पाकिस्तान की नीति की ओर बढ़ रही है। तो इसलिए मैं इतना ही बोलूंगा कि भारत को हमें बहुत ही अभी बारीकी से ये हालात देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा बहुत ही नुकसान हो सकता है। एक तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ये आतंकी गुट जो है ये काफी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। और दूसरा, जो चीन और पाकिस्तान और चाइना का जो ट्राइलेटरल बन रहा है, इसको भी हमें बहुत बारीकी से देखना है। ओवर टू यू। ठीक है। मनन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो यूनुस का प्लान ऑक्टोपस है, इस प्लान को पूरा करने के लिए जो लश्कर तैयार कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस, उसका नाम IRA रखा है, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी आर्मी। अब रिवॉल्यूशन मतलब होता है क्रांति, लेकिन इसमें क्रांति जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। ये तो सिर्फ और सिर्फ आतंक नजर आता है इस IRA में। और मकसद भी मुझे लगता है जो नाम दिया गया है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी आर्मी, इसका मकसद यही है कि जिनको क्रांतिकारी कह रहे हैं ये क्रांतिकारी तो है नहीं, इन आतंकियों के जरिए इस्लामिक लॉ को पूरी तरीके से बांग्लादेश में लागू करें।
कि मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा हम्म। कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट को देखें और उसके पैरेलल हम जो शेख हसीना जो आउटस्टेड की गई हैं बांग्लादेश से उनको देखें, तो हम पाएंगे कि 2014-15 के बाद 2-3 ट्रीटीज वहां पर फॉर्म हुई। 2013 में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भारत और बांग्लादेश के बीच में साइन की गई। उस ट्रीटी के अंतर्गत ये था कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के क्रिमिनल्स अगर एक दूसरे की टेरिटरीज में भाग जाए या शरण ले लें, तो वहां पर उनको वापस अपने होम कंट्री में भेजा जा सकता है। और इस ट्रीटी में ये भी था कि जो पॉलिटिकल विक्टिम्स है अगर वो लौटना चाहे तो वो पॉलिटिकल विक्टिम्स भी लौट के जा सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि ये क्लियर कट फैक्ट 2012-13 के बाद से, 2011 के बाद से, जब से शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी बांग्लादेश की ढाका में, तब से ये चला आ रहा है कि बांग्लादेश धीरे धीरे सुधर रहा है। और जो एंटी इंडिया का जो मूवमेंट बड़ा फैशनेबल तरीके से एलीट एकेडमिक सर्कल्स में और एलीट इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में चलता है, उसको शेख हसीना ने झूठा करार कर दिया था। तो मैं यहाँ पर तो मैं आपके प्रश्न पे आता हूं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बड़ी आर्मी या कोई रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स जैसे कि सद्दाम हुसैन के टाइम इराक में थे या ईरान में भी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स है, कोई ज्यादा डिफरेंस ये लोग पैदा नहीं कर पाएंगे। पर एक बात जरूर है कि अगर हम देखें 2015-16 के बाद से, तो नॉर्थ ईस्टर्न भारत के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके अंदर इंसर्जेंसी काफी कमतर हुई है। इंसर्जेंसी कमतर हुई है। और हम देखें अगर फिगर्स को, तो बड़े ही उत्साहजनक फिगर्स हैं। 2003 में साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल जो काम करता है नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसी पे और माओवाद पे, उसने कहा कि 2003 में करीब 1165 कैजुअलिटीज हुई थी टेररिज्म के चलते या इंसर्जेंसी और सेपरेटिज्म के चलते नॉर्थ ईस्ट में, और जो मात्र 2022-23 में घटकर 21 रह गई थी। तो मुझे लगता है बांग्लादेश का सपोर्ट और बांग्लादेश की सुविधा और फैसिलिटेशन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमको उल्फा और हाईनेट ट्रैप, लेकिन सपोर्ट जैसी कोई हरकत तो कर नहीं रहा है बांग्लादेश। ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह खात्मा करना है या कंट्रोल करना है। लेकिन मनन जी, सपोर्ट जैसी तो कोई हरकत कर नहीं रहा बांग्लादेश। हाँ, अब नहीं कर रहा, वही मैं आपसे कह रहा हूँ। अब बांग्लादेश सपोर्ट जैसी कोई हरकत नहीं कर रहा। पर मुझे लगता है कि कोई रिवॉल्यूशनरी गार्ड में भले 1000 सोल्जर्स हो बांग्लादेश के या 2000 जिहादी हो, तो पर ये एक तरीके की पैरामिलिट्री और मर्सिनरी फोर्स की तरह ही डेवलप होगा। हमें ये समझना चाहिए कि ये जो ट्रूप्स जो मिलिशिया बनाते हैं, ऐसे कट्टरवादी और आतंकवादी स्टेट्स जो मिलिशिया बनाते हैं, वो मिलिशिया प्रॉफिट मोटिव पे वहां के सोल्जर्स खरीद फरोख्त करते हैं। सुबह ये किसी और गुट में होते हैं और रात में ये किसी और गुट में होते हैं। ऐसा कि आफ-पाक रीजन में और इराक में पाया गया। तो मुझे लगता है कि मोहम्मद यूनुस भी एक तरह की कठपुतली है। और जैसे कि पहले भी बात की गई, मैं अपनी बात यहीं पर ही कहकर खत्म करूंगा कि पाकिस्तान के साथ संबंध, स्पेशली जो वीजा की जो अंडरस्टैंडिंग अभी अभी हुई है एक आध सप्ताह पहले कि पाकिस्तान के लोगों को टूरिस्ट वीजा दिया जाएगा, काम करने के मौके ज्यादा मिलेंगे। और एक मीटिंग भी हुई उनके डिप्लोमेटिक ढाका के डिप्लोमेटिक हलकों में, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना को न केवल पाकिस्तान का फादर ऑफ द नेशन बताया गया, बल्कि ये भी बताया गया कि बांग्लादेश को भी अब तुरंत ही वन नेशन थ्योरी के तहत पाकिस्तान के साथ सामंजस्य बिठा लेना चाहिए। लेकिन मोहम्मद यूनुस तो मोहम्मद अली जिन्ना को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हाँ, लेकिन तो युवराज भारत को अपने सारे कदम बड़े फूंक फूंक के रखने पड़ेंगे और हमें बड़ी बैलेंस और टोही विदेश नीति अपनानी पड़ेगी। देखिए, अभी तक तो भारत ने पूरी तरह से बैलेंस बनाया ही हुआ है पूरी तरीके से युवराज, लेकिन वो देश जो अपने फादर ऑफ नेशन को भूल जाए, क्योंकि बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन तो मुजीबुर रहमान ही एक तरीके से रहे हैं, उनको भूल जाए, उनकी प्रतिमाओं को तोड़ा जाए, उनकी जो पिक्चर है वो नोटों से हटा दी जाए, और तो फिर क्या कहेंगे ऐसे में? क्योंकि पपेट ठीक है, मुझे पता है कि पपेट वाली हरकत वहाँ पर कर रहे हैं जो मोहम्मद यूनुस हैं, लेकिन पपेट किसके हाथ की है ये भी तो इम्पोर्टेंट है, और वो पपेट किसको आंख दिखा रहा है, किधर नुकसान पहुंचा रहा है, इसको भी तो देखना जरूरी है।
रोहित जी, जैसे कि कहते हैं कि कुछ कहूंगा तो विवाद हो जाएगा, पर फिर भी मैं आपसे समय लेके आपकी मर्यादा में बोलने का प्रयास करूंगा। आपको सर्दी खांसी से बुखार आया है, सर्दी खांसी का इलाज करने की जगह आप पैरासीटामोल खा के बुखार पे जा रहे हैं, तो मैं इसके जड़ पे जाना चाहूंगा। हाँ, हाँ। एक इस्लामिक जो वॉर डॉक्ट्रिन है, मैं बहुत ज्यादा थियोलॉजी में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुरान 98.6 कहती है पॉलीथीइस्ट आर वर्स्ट ऑफ क्रीचर्स, कि जो ये मूर्ति पूजक है वो सबसे वर्स्ट ऑफ क्रीचर्स है। अब ऐसी कुछ सिलेक्टेड चुनिंदा आयातों को लेके एक जिहाद की फैक्ट्री चलाई जा रही है, उसमें मुझसे भी कम उम्र के युवाओं को झुलूसा जा रहा है, और नफरत की फैक्ट्रियों में जिहादियों को फैक्ट्री बेसिस पे बनाया जा रहा है, सर्जिकल बेसिस पे बनाया जा रहा है। ये लोग बात करते हैं प्रॉफिट की, लेकिन आज जाते हैं प्रॉफिट पे। और जैसे कि मेरे से पहले पैनलिस्ट ने कहा कि ये मर्सिनरी आर्मी है, तो ये एक मर्सिनरी आर्मी बन जाती है, और इनको टारगेट दे दिया है कि हिंदुओं को, मूर्ति पूजकों को, फला फला सेक्युलर सरकारों को उखाड़ खदेड़ के फेंको। चाहे आपको हिंदुओं की बहन बेटियों का रेप, सामूहिक दुष्कर्म करना पड़े, आप अल्लाह की राह में करो। ये गलत बातें पढ़ा के बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। और जब पाकिस्तान की हालत हमने देखी कि खाने को रोटी नहीं, रोटी के लिए भिखमंगों की तरह लाइन में खड़े हैं। अब बांग्लादेश तो उनसे भी छोटा देश है, भारत की इकोनॉमी बांग्लादेश से 9 गुनी बड़ी है, और ऐसे में जब आटा, दाल, चावल, चीनी, इनफैक्ट 2 दिन पहले की खबर है, इंडिया न्यूज के पोर्टल में पड़ी कि चीनी चावल का जत्था भारत ने बांग्लादेश को दिया। हाँ। अब ऐसे में जब ये भूखा मरा देश है, जब इनके पास कुछ नहीं होगा, तो आपस में बंद बंदूक लेके एक दूसरे को मारेंगे, फिर वही होगा जो पाकिस्तान का हो रहा है। और अब मैं आपके प्रश्न पे आना चाहूंगा कुछ सेकंड और लेके जी। इनका एक बड़ा ही नोटोरियस पत्रकार है जो बांग्लादेश से भागा हुआ है, आप बोल सकते हैं कि वो वांटेड है, मुशफिकल फजल, जो ओसीसीआरपी का मेंबर है, जिसको जॉर्ज सोरोस फंड करता है, जो कि अमेरिका में, यूएन में, व्हाइट हाउस में, स्टेट डिपार्टमेंट में घूमता है, और वहां जाके प्रश्न करता है। क्या करता है? भारत सरकार से प्रश्न जाता है कि आप अपने गणतंत्र में, अपने भारत में एक चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में कैसे रख सकते हो? भैया ये तो हमारा मैटर है, आपको क्या पड़ा? तो ये सर एक पूरा डीप स्टेट की साजिश है, और पाकिस्तान की राह पे तो ये चल ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान तो 50-60 साल सस्टेन कर लिया। मुझे नहीं लगता कि 5 साल भी एक भूखा नंगा देश सस्टेन कर पाएगा, और बहुत जल्दी लड़ लुड़ा के मरेंगे ही है। और मैं आखिरी 10 सेकंड, मैं जरा भी इस पक्ष में नहीं हूं कि छोटा भाई मान के हमको उनकी मदद करनी चाहिए। ये देश जिहाद के नाम पे इकट्ठा होता है, ये अपने पिता के नहीं हुए, ये आपके मेरे नहीं हो सकते, और एंड ऑफ द डे इनके लिए हम काफिर हैं और ये मोमिन हैं। आप कुछ भी करो, ये आपके प्रति जिहाद की भावना से ही आएंगे, पीरियड। ठीक है, मैं सर्वे का अगले जो मेरे 2 सवाल हैं उन सर्वे को मैं लेता हूं और फिर मैं आगे जनरल द्विवेदी के पास चलूंगा। मेरा सर्वे का सवाल था कि मोहम्मद यूनुस अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए क्या आतंकी गुटों का सहारा ले रहे हैं, उन्हें तैयार कर रहे हैं? 84% लोगों ने इस खबर को जानने के बाद कहा हाँ यही हो रहा है। 16% लोगों ने इसका नाम जवाब दिया है। इस सर्वे का जो मेरा अगला सवाल था, जो मेरा आखिरी सवाल था, वो ये था कि कंगाल यूनुस की आतंकी जिहादी आर्मी को 100 करोड़ की फंडिंग कौन कर रहा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। 17% लोगों ने कहा चीन कर रहा है, क्योंकि कई मरतबा इस तरह की खबरें भी आती हैं कि चीन है इन सब के पीछे। 25% लोगों ने कहा कि पाकिस्तान की आईएसआई इसको फंड कर रही है। 48% लोगों ने कहा कि चीन और पाक दोनों मिलकर इसको फंड कर रहे हैं, और 10% लोगों ने कहा कि इस पर हमको जानकारी नहीं है, इसलिए हम कोई रिएक्शन, कोई कमेंट इस पर नहीं देंगे। मैं जनरल द्विवेदी आपके पास आ रहा हूँ। किसी भी चीज़ को करने के लिए फंडिंग की ज़रूरत होती है, और जैसे कि इनपुट्स हैं कि 100 करोड़ की फंडिंग की जा रही है इन सबको तैयार करने में। अब जाहिर सी बात है बांग्लादेश के पास मुझे तो लगता नहीं कि इतना पैसा है कि वो आतंक में इतना पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट करे, लगाए। तो कहीं ना कहीं तो कोई है जो इस आतंक को फंड कर रहा है। अब जिसने पपेट बनाया होगा वही फंड कर रहा होगा। देखो, सबसे पहली बात है कि जो आतंकवाद है, इसके लिए फंडिंग के बिना आतंकी नहीं काम कर सकते हैं, तो इसलिए फंडिंग बहुत जरूरी है। वो फंडिंग इनको मिल जाएगी। 100 करोड़ तो कुछ भी बात नहीं है, ये फंडिंग पाकिस्तान से आ जाएगी, क्योंकि आईएसआई के पास बहुत फंड्स हैं और उनका काफी एक नेटवर्क है, तो इसलिए फंडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसमें 2-3 बातें बहुत अहम है। सबसे पहले आइसोमेट्रिक वॉरफेयर को समझना है। देखो, जब एक कमजोर देश बड़े जो ताकतवर देश के साथ मुकाबला करना चाहता है, तो वो डायरेक्टली कन्वेंशनल वॉर में नहीं आता, वो आता है प्रॉक्सी वॉर, यानी कि टेररिज्म, और जिसको ग्रे जोन वॉरफेयर बोलते हैं। तो ये जो आतंकी गुट है,
ये ग्रे जोन वॉरफेयर लड़ते हैं, प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं। यही पाकिस्तान की रणनीति रही है, क्योंकि भारत से वो 4 बार हारा, तो इसलिए उसने रणनीति अपनाई है। यही रणनीति बांग्लादेश भी अपनाएगा। दूसरी बात है कि ये जो गुट है ये मर्सनरीज है। जब मैं कहते की लड़ाई में लड़ा तो वहां रजाकार जो थे ये इनके लिए मुखौटे थे, ये सबसे आगे थे पाकिस्तान फौज के। तो यही इसी तरीके से ये आतंकी जो है ये बनाए जाएंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मैं मणिपुर में 2004 से 2006 में जनरल ऑफिसर कमांडिंग था, डिवीजन कमांडर था। तो अभी बात हुई थी साहब के 2003-4 में तो बहुत वहां मुठभेड़ हुए, बहुत वहां आतंकी मारे गए। तो सफाया हमने किया था, मेरी डिवीजन ने 560 आतंकी वहां मिलिटेंट मारे थे, और तब वहां कोई सुधार हुआ था। तो एक तरह की नॉर्मलसी आई थी। तो अभी ये बात जो अभी चल रही है इसको हमें बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि बहुत थोड़े से आतंकी जो है वो काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आफ्टर ऑल अभी देखो कश्मीर में जहां मैं ब्रिगेड कमांडर था, वहां 30 साल से ये युद्ध चल रहा है, प्रॉक्सी वॉर। पर क्योंकि ये आतंकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, तो इसी तरह आतंकी फैक्ट्रियां बांग्लादेश में भी चलेंगी, और ये जो आतंकी है वो पाकिस्तान का मॉडल अपनाएंगे। अभी आप देखेंगे कि पाकिस्तान कंगाल है, तो उसको ऑक्सीजन कौन देता है? चाइना। चाइना का ये एक क्लाइंट स्टेट है, यानी कि चाइना से ऑक्सीजन मिलती है, कुछ ऑक्सीजन मिलती है सऊदी अरेबिया से या मिडिल ईस्ट कंट्री से। तो बांग्लादेश को ऑक्सीजन भी नहीं मिलनी है, क्योंकि बांग्लादेश को चाइना ने खरीद लेना है। ये एक स्लेव स्टेट बनेगी, और यही इसका हशर होगा, क्योंकि ये अब बाज नहीं आने वाला जब तक इसकी बर्बादी नहीं होगी। और आखिरी बात ये बताना चाहता हूं, देखो डिप्लोमेसी जो होती है वो कुछ हद तक काम करती है, उसके बाद आपको बिल्कुल, लाल आंख आतंक दिखानी से पड़ती किसी है। का भला नहीं होगा, ये बांग्लादेश को समझना चाहिए। बांग्लादेश को कम से कम जो आज जो दोस्त बना हुआ बांग्लादेश का पाकिस्तान, उसकी हालत को देखकर समझना चाहिए, लेकिन समझने की बजाय बांग्लादेश उसी के जाल में उलझता हुआ नजर आ रहा है। आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन चलते चलते बांग्लादेश से ही एक ब्रेकिंग आ रही है, और वो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की ओर से नाबालिगों को भी वोट देने का अधिकार देने की सिफारिश की गई है। अगर इस प्रस्ताव को मान लिया गया तो बांग्लादेश में नाबालिग यानी कि 18 साल से कम उम्र के लोग भी वोट देने के लिए पात्र होंगे। द ढाका ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक यूनुस ने शुक्रवार को मतदान की न्यूनतम उम्र घटाकर 17 साल किए जाने की सिफारिश की थी। यूनुस ने कहा उन्हें लगता है कि युवा अपने भविष्य के बारे में राय दे सकें, इसके लिए मतदान की न्यूनतम उम्र घटाकर 17 साल की जानी चाहिए। हालांकि बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की इस सिफारिश की आलोचना की है और कहा है कि मतदान की आयु घटाकर 17 साल नहीं की जानी चाहिए। लेकिन मुझे यहां पर भी एक साजिश वाला एंगल दिख रहा है, क्योंकि जिस इशू पर हम लोग बात कर रहे थे कि एक आर्मी तैयार करने की कोशिश की जा रही है जिसे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी आर्मी नाम दिया गया है, तो उसकी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी उसमें यह भी जिक्र था कि इस इंटेलिजेंस ये जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी आर्मी है यानी कि ये जो लश्कर है मोहम्मद यूनुस का, उसमें कम उम्र के लोगों को शामिल करने की योजना है। उसमें कॉलेजों से जो नए छात्र हैं उनको लेने की योजना है। उसमें योजना ये है कि मदरसों से नए छात्र जो है नई उम्र के उनको लेने की योजना है। और अब ये खबर आती है कि ऐसे ही नाबालिगों को वोट का अधिकार दिलाने की बात चल रही है मोहम्मद यूनुस के दिमाग में, जिसको जाहिर भी कर दिया। तो ये सारी चीज़ें इस ओर इशारा कर रही हैं कि कुछ ना कुछ है जो अंदर पकड़ा है और यूनुस अपने इस ऑक्टोपस को एक्टिव करने की कोशिश में हैं। लेकिन अगर इस ऑक्टोपस को हिंदुस्तान भेजने की कोशिश की तो हमारे जनरल ने बता दिया है कि बांग्लादेश का और यूनुस का क्या हाल है। आंकड़े हमारे, फैसला आपका में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।